गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक, जो कि इकोनॉमिक्स के 2-3 वीडियो आपको दिए जा चुके हैं और वो करंट से रिलेटेड ही वीडियोज़ हैं। मुझसे मीन्स कहने का अर्थ है कि जो समस्याएं आज देश के सामने या अर्थव्यवस्था में एक आम आदमी के सामने है, उन्हीं पर इकोनॉमिक्स के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए, जैसे पिछला क्लास मैंने इन्फ्लेशन को बताया था और इन्फ्लेशन से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है मंदी। ये होता है क्या है, रिसेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये है क्या आखिर, पहले इसको समझा जाए। तो इन्फ्लेशन को एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन क्या था? इन्फ्लेशन जो आपने पढ़ा था या आपको बताया गया होगा कि सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो महंगाई, जो महंगाई बढ़ रही है और उसका इफेक्ट करेंसी पर क्या पड़ता है। तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि करेंसी का जो मूल्य है या जो आपकी मुद्रा का वैल्यू है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन जो है वो स्थिति है जिसमें महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब जैसे मैंने बोला भी था उस समय कि जब महंगाई बढ़ेगी, ऑब्वियस अगर किसी देश में महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर है। अगर वो महंगाई थोड़ी बहुत है, एक कंफर्ट जोन में है, मतलब ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि वो 2, 3, 5 के अंडर में है, तो कंफर्ट जोन माना जा सकता है। उसमें उस स्थिति में वो बूस्टर डोज का काम करती है, इफेक्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ सेक्टर को, अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर को वो एक तरह से ईंधन का काम करती है। उसी लालच में प्रोडक्शन बढ़ता है, रोजगार में वृद्धि होती है, क्योंकि उसे 2 पैसा मिलेगा। तो महंगाई कुछ सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। लेकिन जैसे ये बहुत हाई पर चली जाती है, जैसे आज के करंट सिचुएशन को समझा जाए, अगर चीज़ों को देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ा है, खाद्यान्न उत्पादन जो है नॉर्मल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक हर साल हम लोग रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की ओर जाते हैं। सरसों तेल का दाम जिस तरह बढ़ा है, सब्जियों के दाम जिस तरह, तो आम आदमी का जो खर्चा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और आम आदमी जो है उसको खाना भी छोड़ते जा रहा है धीरे धीरे, कुछ एसेंशियल चीज़ों को ही वो यूज कर पा रहा है। तो ये महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और इससे अब आगे की इकोनॉमिक्स पर इसका असर क्या होता है, तो वो मंदी होता है। मीन्स इसको ऐसे समझिए कि अगर महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम सामान खरीदें ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि प्याज 120 रुपया केजी हो जाए, तो प्याज अगर 120 रुपये केजी है, मीन्स प्याज हम तभी खरीदेंगे जब प्याज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। आम आदमी जो है सब्जी बनाने के लिए तो प्याज यूज़ करना बंद कर देगा। हाँ, हो सकता है कि जो नॉन वेजिटेरियन है, जो चिकन मटन खाते हैं, तो वो भी खाना कम कर देंगे। तो प्याज का असर सिर्फ मार्केट पर प्याज के रूप में नहीं पड़ा, बल्कि मटन चिकन पर भी बिक्री पर उसका असर पड़ता है, चूँकि इंटरकनेक्टेड है। आपको जब प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ें, मीन्स कहने का अर्थ है कि अगर प्याज बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो इसका अर्थ है कि इससे जुड़े हुए सारी चीज़ों का जो उत्पादन है, जो हम बना रहे हैं, वो भी कम होता जा रहा है। तो अपने आप में ये मंदी का जो असर होता है वो व्यापक फैलना शुरू हो जाता है। अब ये मान लीजिए कि जैसे आज की डेट में अगर टमाटर 60 रुपये केजी है, तो कौन टमाटर खा रहा होगा? उस स्थिति में अगर हम ये बोल रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन टमाटर का यूज कौन कर रहा होगा? वही व्यक्ति यूज कर रहा है जिसके यहाँ तो पार्टी है या पर्व त्यौहार है या फिर उस तरह की चीज़ें हैं इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो ये अगर व्यवस्था लंबी समय तक बनी रहे तो एक समय क्या होगा कि मार्केट में सामान पड़े रह जाएंगे, लेकिन हम उसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारा इनकम जो वे ऑफ स्रोत है वो कम है, लिमिट है। उस आधार पर सामान मार्केट में पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको परचेज नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, अगर मार्केट में बिस्कुट के पैकेट पड़े हुए हैं और इतने महंगे हैं कि हम उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हमारा धीरे धीरे हम अपनी आवश्यकताओं को काटते जाएंगे। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए सब्स्टिट्यूट या उसके जगह दूसरे चीज़ों का यूज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है सामान्य रूप से, क्योंकि हर व्यक्ति का इनकम जो है इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो अपने बजट को सही तरीके से एडजस्ट कर ले, मंथली बजट को या जो एनुअल उसका बजट होता है। तो उस स्थिति में अगर बिस्कुट वो खरीद नहीं पा रहा है, तो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ऑब्वियस वो वॉच कर रही है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में उत्पादन के रूप में तो जा रहा है, लेकिन व्यक्ति जो है उसको खरीद नहीं पा रहा है। तो अगले बार जब वो प्रोडक्शन करेगी तो वो प्रोडक्शन को कम करेगी। इन द सेंस, एक सामान्य शब्दों में आपको समझाया जाए कि अगर उसने सपोज 2020 में अगर उसने 1000 या 10,000 पैकेट जो है बिस्कुट के बनाए मार्केट में, तो 2021 में वो प्रोडक्शन जब देखेगी कि बिका ही नहीं या बहुत कम बिका, जो हर साल उसके स्टॉक कम हो जाते थे, बिक जाते थे, अब यहाँ पर उसके पड़े रह गए, तो उसने अपने प्रोडक्शन को घटा दिया और उसने 5000
प्रोडक्शन किया। देन 22 में अगले ईयर में उसने देखा कि ये भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गए, तो इस तरह से उसने अपने प्रोडक्शन को घटाया। तो जब कंपनी अपने प्रोडक्शन को घटाएगी तो सीधी सी बात है जो उसमें कर्मचारी जो काम करने वाले उसको निकालेगी बाहर। क्योंकि अगर 10,000 बिस्कुट बनाने में 100 कर्मचारी काम कर रहे थे तो ऑब्वियस वो 5,000 बिस्कुट बनाने के लिए 50 कर्मचारी को रखना चाहेगी, क्योंकि उसको पेमेंट देना है, उसको रखना है, कंपनी को रन करवाना है। तो उस स्थिति में अंततः ये स्थिति भी आ जाती है कि कंपनी तालाबंदी तक हो जाता है और मंदी जो है फैक्ट्री कल कारखानों और कंपनियों को तालाबंदी की स्थिति में ला देती है। तो आर्थिक मंदी जो है, रिसेशन जो है, इन्फ्लेशन से ही क्रिएट एक स्थिति है जिसमें मूल रूप से महंगाई का दर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अर्थव्यवस्था पर उसके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। और ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हुआ नहीं है, विश्व में ये घटनाएं हुई हैं। आर्थिक मंदी से हम लोग हाल फिलहाल अगर बात करें तो 2008 सब प्राइम फैक्टर जो था, जो आपको यूएसए में देखा गया, सब प्राइम फैक्टर जो है उसका असर आज भी हमको देखने को मिलता है। मीन्स जिसको बोलते हैं ना शैडो, छाया, उसका असर है। वहाँ के बैंकों ने सब प्राइम फैक्टर में वहाँ के बैंकों ने होम लोन खुले हाथों से बांटा। मीन्स उपभोक्ताओं को उन्होंने फ़ोन किया और उनको होम लोन दिया। लास्टली होम लोन वापस नहीं आ पाया। जितने मार्केट में मुद्रा को उन्होंने फ्लो करवा दिया, इन द सेंस मार्केट में होम लोन से पैसा जितना चला गया, मार्केट में पैसा का वैल्यू जो था इतना ज़्यादा गिर गया कि लास्टली वो बैंकों को वापस नहीं मिल पाया और इससे वहाँ पर एक संकट गहरा हो गया जिसको हम सब प्राइम फैक्टर बोलते हैं। उसी तरह इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा 1929 और 1930 की मंदी, ये वो मंदी थी जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार क्रिएट हुआ। मीन्स अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को पढ़िएगा तो आर्थिक मंदी की चर्चा की जाती है। मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई तो सारे फैक्ट्री कल कारखाने जो थे वो कन्वर्ट कर दिए गए आपको हथियार बनाने में, और जब युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो सारे फैक्ट्री कारखाने तालेबंदी पर चले आए। अब वो उतने तेजी से फिर उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, तो जो लोग बेरोजगार हुए, जो लोग छटनी में आ गए, वो लोग या उस तरह के देश जो थे चाहते थे कि युद्ध हो जिससे कि हमको रोजगार मिले और उससे हम अर्थव्यवस्था को और ऊपर ले जा सके। तो सेकेंड वर्ल्ड के कारण में भी ये एक कारण था। उसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था भी मंदी से गुजरी है और गुजरती रही। आंशिक रूप से अगर ये होता है तो कुछ अर्थशास्त्री इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये बूस्टअप एक डोज कहा जा सकता है अर्थव्यवस्था के लिए। एक होता है कि नहीं, एक चलो एक काम कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ है तो उसमें हम कुछ आगे कर सकते हैं। मीन्स मंदी वो असर है, जैसे महंगाई कुछ अच्छी है अगर थोड़ी बहुत है तो उसी तरह अगर मंदी का असर भी कम है तो वो एक तरह से हमारे लिए सही है। लेकिन जब ये व्यापक स्तर पर आ जाता है तब हमारे लिए ज़्यादा घातक हो जाता है। तो मंदी के इफेक्ट क्या आम आदमी पर पड़ते हैं उसको समझने का प्रयास करें। आम आदमी के पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, उसका इनकम जो है घटेगा, ये पहला असर होगा। क्यों? क्योंकि रोजगार जैसी समस्या क्रिएट हो जाएगी। फैक्ट्री कल कारखाने जब तालेबंदी में जाएंगे, सरकारें जो है पैसा आप किससे वसूलने के लिए ज़्यादा टैक्सेज इंक्रीज कर देगी। सरकार का टैक्स हाई चला जाएगा और इंसान के पास पैसा टैक्स के रूप में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। मीन्स आपके पास जो पैसा होगा सीधे चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो आर्थिक मंदी से जो चीज़ें मानव के इफेक्ट में आएंगी या इंसान के इफेक्ट में आएंगी, वो बुरा इफेक्ट ये होगा कि वो बेरोजगार हो जाएगा, भूखमरी की समस्या तक आ सकती है। मार्केट में सामान पड़े रहेंगे लेकिन इंसान की क्रय क्षमता जो है, खरीदने की क्षमता जो है बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती है। उसके पास मुद्रा जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, या मुद्रा होती भी है तो अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए वो तरसता है, तो वो एक घातक रूप ले लेती है और ये एक तरह से कहा जा सकता है अपराधीकरण को भी बढ़ावा देती है। सरकार इसको कम कैसे कर सकती है, सरकार इसके क्या तरीके अपना सकती है? तो सरकार इसके लिए आपको रोजगार वृद्धि करे, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को बढ़ाए, कुछ ऐसे काम को जैसे सड़क निर्माण, रेल पटरियों का निर्माण या रेलवे डिपार्टमेंट या उस तरह के उद्योग कल कारखानों को बढ़ावा दे जिससे लोगों को रोजगार मिले। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी परचेजिंग क्षमता, उनको वेतन मिलेगा और उनकी परचेजिंग क्षमता, उनकी क्रय क्षमता जो है वो बढ़ेगी, तो ऑब्वियस मार्केट में जो सामान है वो खरीद सकते हैं। विश्व के जो देश हैं वो आपको किस तरह से देखते हैं आर्थिक मंदी में? तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब आर्थिक मंदी भारत जैसे देश में हो या विश्व के किसी देश में हो तो अर्थव्यवस्था पर विश्वास उठ जाता है। मीन्स जो निवेश आता है, जो बाहर से दूसरी कंपनी, बाहर के देश आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सड़क निर्माण में या कोई भी पैसा लगा रहे हैं, FDI जिसको समान रूप से हम लोग कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, निवेश जो प्रत्यक्ष पूंजी निवेश होता है वो धीरे से घट जाता है
और इसका घातक असर होगा, क्योंकि बाहर के लोग एक विश्वास से पैसा लगाते हैं, बाहर की कंपनियां एक विश्वास से पैसा लगाती हैं कि आप अब बहुत तेज़ी से ऊपर आइएगा। लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि आपके यहाँ मंदी है, तो अभी कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उसका पैसा आपके यहाँ डूबे। तो ये बहुत ज़्यादा व्यापक असर पड़ता है और इससे आर्थिक गतिविधियाँ या आर्थिक विकास जो होता है वो बिल्कुल रुक सा जाता है। इवन कई देश दिवालियापन की तरफ चले जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। तो ये आर्थिक मंदी जो है घातक है, अगर इसको सही तरह से टैकल नहीं किया जाता है तो मूल रूप से ये बहुत ज़्यादा विनाशक होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषाएं अगर आर्थिक मंदी की अगर कहा जाए तो इस सामान्य रूप से कहा जाए कि अगर 2 तिमाही तक, मीन्स जो तिमाही होता है 3-3 महीना, अगर 2 तिमाही तक लगातार एक कंटिन्यूटी बनी रहता है जीडीपी में गिरावट का। जीडीपी जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो अगर किसी देश का जीडीपी लगातार गिर रहा है और वो 2 तिमाही तक गिर रहा है, आम भाषा में अगर बोला जाए कि लगातार गिर रहा है 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना इस तरह से, तो वो आर्थिक मंदी है। और ये अगर कंटिन्यू बना रहा तो उस देश में सारी अर्थव्यवस्थाओं को ताला लगाना पड़ेगा। आज की स्थिति में हम आर्थिक मंदी की तरफ ही जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल हमको फैला और उससे विश्व के सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो थी धीरे धीरे नीचे की ओर, इवन भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो माइनस की ओर जा रही है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियस हमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हम आगे निकल पाएँ। तो आर्थिक मंदी के लिए लड़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज, साथ ही साथ वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट जो मूल रूप से भारत में जो गवर्नमेंट है आपकी, इसके अलावा वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, जैसे इंडिया में जो आरबीआई है, तो वो सारी मौद्रिक नीति जो है इसके पक्ष में हो, वो सारी चीज़ें देखने पड़ते हैं। और मुद्रा का फ्लो मार्केट में किस कंट्रोल से हम ला सकते हैं, कितना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमको मंदी से लड़ने में मदद करती है। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको मंदी समझ में आया होगा। हाँ, एक मैं क्वेश्चन यहाँ टैकल करना चाहूँगा। शिव जी का एक क्वेश्चन था जिनमें उन्होंने कहा था कि क्या खुले बाजार की नीति भी मौद्रिक नीति का हिस्सा है? जी, खुले बाजार की नीति भी मौद्रिक नीति का ही हिस्सा माना जाता है। मौद्रिक नीति में मूल रूप से ये देखा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो एफडीआई आ रहा है, वो भी खुले बाजार की नीति के अंतर्गत ही आ रहा है। तो मूल रूप से जो पैसा इन्वेस्ट अगर कोई देश कर रहा है तो पैसा भी आपका एफडीआई का अंतर्गत है। तो खुले बाजार की नीति जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे एलपीजी पॉलिसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, भारत में ये पॉलिसी को अपनाया गया एलपीजी पॉलिसी, ये गैस से कहीं रिलेटेड नहीं है। एल फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो जो वैश्वीकरण की हम बात करते हैं वो भी एक कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति का हिस्सा है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।